आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक ठोस गोला है जो किसी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बनाने वाले किसी नत समतल पर विरामावस्था से लुढ़कना ऊपर से नीचे की ओर लुढ़कना प्रारंभ करता है। लुढ़कता है अर्थात या वहां पे फिसलन की अवस्था नहीं होती है। तो हमें गणना करनी है कि ऊपर से नीचे आते समय गोले का त्वरण कितना है। दूसरा, हमें गोले द्वारा 7 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है वो भी हमें गणना करनी है। और तीसरी स्थिति, हमें गोले द्वारा 7 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात उसका वेग कितना होगा, इसकी भी गणना हमें करनी है, जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में दिया हुआ है। पहले तो हम इसके आरेख को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पर जो आनत तल हमारे पास है, ये क्षैतिज की अवस्था है। इस क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण से झुकी हुई एक आनत तल हमारे पास है, जिसे नत समतल हम कहते हैं, नत समतल। ठीक है। अब इसके सबसे ऊपर भाग पर, या ऊपर हम बोल सकते हैं उच्चतम बिंदु पर, ठीक है, उच्चतम बिंदु पर एक गोला है। गोला गोला के लिए उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बना के रखी है। ये ठोस गोले की संरचना को बताता है। यहाँ पर ठोस गोला हमारे पास मौजूद है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक ठोस गोला क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण वाले नत समतल पर विरामावस्था, विरामावस्था मतलब प्रारंभिक रूप से उसके वेग को हमने शून्य माना, से लुढ़कना आरंभ करता है। मतलब यहाँ से यदि वो लुढ़कना आरंभ करता है तो लुढ़कते हुए उसकी स्थितियाँ क्या होती हैं, देखिए कुछ इस तरह। थोड़ी देर पश्चात उसकी स्थिति यहाँ पर, थोड़ी देर पश्चात इसकी स्थिति यहाँ पर, और अंतिम रूप से यदि हम देखें तो इसकी स्थिति कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है। तो ये हमने उसकी स्थितियाँ, ये हमने पहली स्थिति ले ली और ये यहाँ पर दूसरी स्थिति ले ली। दूसरी स्थिति ऐसी है कि वो नत समतल से थोड़ी ही देर के पश्चात थोड़ी दूर पर आ पहुंची है। तो हमें क्या क्या गणना करनी है, हमें गणना करनी है कि गोले का त्वरण यहाँ पर क्या होगा। जो कि प्रश्न में कुछ स्थितियां दी गई हैं कि गोले द्वारा 7 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये जो दूरी है आनत तल की दूरी ऊपर से नीचे आने में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो 7 मीटर की दूरी यदि तय करती है। 7 मीटर हमने कैसा बना रखा है, 7 मीटर जो है आनत तल के समानांतर ही जो दूरी है वो बना रखी है, ना कि क्षैतिज से हम वो दूरी देख, क्षैतिज से या ऊर्ध्वाधर की स्थिति पर हम वो दूरी नहीं देख रहे हैं। वो आनत तल की दूरी है, जिसे हमने चलिए एस से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक दूरी आने में उसके पश्चात उसका वेग कितना होगा, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा की, ऊर्जा संरक्षण के आधार पर। मान लीजिए उसको वहां से छोड़ दिया गया, ठोस गोला है, ऊपर से उसे छोड़ दिया गया, तो ऊर्जा संरक्षण हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखिए, हम ये जानते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु यदि एक अवस्था से है और दूसरी अवस्था पर जब वो आती है, ठीक है, वो गति करते हुए, विभिन्न गतियां करते हुए जो उसके पास ऊर्जा धारण होगी प्रारंभिक या प्राथमिक स्थिति में, और उसके पश्चात बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो दूसरी स्थिति पर वो आती है, तो भी ऊर्जा का मान तो नियत होता है। यही बताता है ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ऊर्जा संरक्षण के नियम हम कहीं देखने वाले हैं कि कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान बिंदु 1 पर तथा कुल ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान बिंदु 2 पर कितना है। मतलब ये दोनों जब कुल ऊर्जा के मान बराबर होंगे, वही ऊर्जा के संरक्षण के नियम को बताएगा। तो इसके आधार पर हम देखते हैं, कुल ऊर्जा की बात होती है तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम कुल ऊर्जा के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसके लिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा जिसे पीई से व्यक्त किया जाता है। पहली स्थिति है इसलिए PV1 रखा हमने, और जो गतिज ऊर्जा है उसे KE1 के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। दूसरी स्थिति पर कुल ऊर्जा जो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा PE2। इस प्रकार गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से दे पाते हैं, गतिज ऊर्जा KE2 के रूप में। ठीक है, ये दोनों स्थितियां हुई। हमें देखना है कि यदि वस्तु प्रारंभिक में विरामावस्था में है, तो प्रारंभिक में जब बिंदु 1 पर उसके लिए उसकी ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान। गतिज ऊर्जा जो वेग से संबंधित होती है, प्रारंभिक रूप से वेग शून्य हो तब गतिज ऊर्जा का मान भी शून्य है। तो PE1 की हम बात करते हैं। P1 क्या होगा, उसके लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा को बताता है। देखिए अब वो किस प्रकार होगा। पृथ्वी तल हमने क्षैतिज के रूप में लिया हुआ है। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु पर जो ऊर्जा होती है, नीत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए वो ऊंचाई हमने कैपिटल H मान रखा है। ठीक है। तो इसे हम किस प्रकार से दे पाए, M गुणा G गुणा H प्रारंभिक स्थिति पर। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब कुल ऊर्जा की बात आती है स्थितिज ऊर्जा की नीचे तली पर आने पर। नीचे तली पर जब वो आ जाता है तो पृथ्वी के तल पर ही मौजूद है, और पृथ्वी के तल पर मौजूद होने के कारण उसकी ऊंचाई जो है शून्य होगी। तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर शून्य रहने वाला है। अब रही बात गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा यहाँ पर गेंद बोला जाता है कि वो लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है। लुढ़कते हुए नीचे आ रहा है तो मान लीजिए गेंद यदि हमने लिया है तो उसके लिए उसके केंद्र को ले लिया। ठीक है, केंद्र के परितः वो घूमेगी। केंद्र के परितः उसकी जो गति होगी उसे हम बोलेंगे घूर्णी गति। इस प्रकार घूर्णी गति करते हुए वो आगे भी नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आ रही है मतलब वो स्थानांतरी गति भी कर रही है।
स्थानांतरीय गति। तो देखिए दोनों प्रकार की गतियां यहाँ पर हैं, तो हम इसके लिए गतिज ऊर्जा को एक तरह से तो नहीं बोल सकते, इसलिए गतिज ऊर्जा जो होगी वो दो प्रकार से होगी। एक तो घूर्णी गतिज ऊर्जा हम बोलते हैं उसे, और दूसरा यदि हम बात करें के ई, तो ये होती है स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा की। ठीक है, ये स्थितियां हमारे पास हैं। तो इनके लिए इनके सूत्र को क्या लिखा जाएगा, m हमने लिखा गुणा g हमने लिखा गुणा h हमने लिखा। ठीक है, और के यहाँ पर घूर्णी गति जो है 1:2 आई ओमेगा वर्ग के रूप में लिखते हैं, और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा को 1:2 एम वी वर्ग के रूप में। अब देखिए आई हमारे पास क्या होता है, आई जो ठोस गोला है अपने अक्ष के प्रति घूर्णी गति करेगा, तो घूर्णी गति करते हुए उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है अपने अक्ष के प्रति वो उसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, ओमेगा जो उसके कोणीय वेग को बताता है। अब देखिए वेग को रेखीय वेग जो होता है v, उसे हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से संबंधित होता है त्रिज्या और कोणीय वेग से, r गुणा ओमेगा से हम उसे प्रस्तुत कर पाते हैं। और हमारे लिए और क्या क्या मान हो सकते हैं, इसे हम लिख लेते हैं। देखिए mgh है, यदि किसी ठोस गोले के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण की बात आती है उसके अक्ष के परितः ही, तो उसे हम क्या लिख पाते हैं 2:5। यहाँ पर हमने स्मॉल m रखा है उसके मान को, और जो त्रिज्या होती है उसे r वर्ग के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होगा जड़त्व आघूर्ण के लिए। मान हम रखते जाते हैं, m गुणा g गुणा h बराबर यहाँ पर होता है 1:2, यहाँ पर गुणा 2:5 m r वर्ग, और ये होगा ओमेगा वर्ग, और इसके मान क्या होंगे 1:2 m v वर्ग के रूप में। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 2 के मान कटेंगे, m और m के मान दोनों पक्षों में हम काट देते हैं, तो g h हमारे पास मान आएगा। इसका मान क्या होता है हमारे लिए, m r वर्ग ओमेगा वर्ग को, r वर्ग ओमेगा वर्ग v का वर्ग हम लिख सकते हैं क्या उसे, इसलिए हमने इसे v का यहाँ पर 1:5 और हमने लिखा इसे v का वर्ग, और यहाँ पर भी क्या बचा 1:2 और v का वर्ग। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, ये बनता है हमारे लिए 10, ऊपर बनेगा 7 v वर्ग, ये हमारे लिए जी एच, और h का मान हम किस प्रकार से निकाल पाए। ठीक है, अब दूरियों को यदि हम देखते हैं तो 7 मीटर की दूरी यदि हम मान के चलिए कि 7 मीटर की दूरी तय करने तक उसका वेग कितना होना है, तो वेग के लिए देखिए 7 मीटर की दूरी हमने मान ली, यहाँ तक की दूरी जो है 7 मीटर की है, ऊंचाई यहाँ पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में h है, तो हमें इस h को क्या लिखा जा सकता है 7 साइन 30। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं उसे। तो देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, g का मान है 9.8 गुणा h का मान है 7 गुणा साइन 30 डिग्री, और नीचे हम इसके मान को देखें तो यहाँ पर 7 आएगा और ऊपर आएगा 10, और यहाँ पर बनता है v का वर्ग। यदि ऊपर हल करें हम तो यहाँ पर मान आता है 9.8 गुणा 7 गुणा 1/2 को 0.5 हमने लिखा और गुणा 10 यहाँ पर हमने कर दिया। नीचे हमारे पास मान है 7 का, तो 7 यहाँ पर हमने 7 और 7 काटा, और यहाँ पर मान बनते हैं v वर्ग के रूप में। तो v वर्ग का मान हमें कितना आता है, v वर्ग का मान हमारे पास आता है 49। तो v का मान हमारे पास कितना आएगा, इस प्रकार वेग हमें पहले मिल जा रहा है वो है 7 मीटर प्रति सेकंड के रूप में, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि वो कितने वेग से नीचे की ओर आती है, ये हमें मिल गया 7 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए तीसरी स्थिति तो हमें पहले ही मिल गई है, हमें क्या निकालना है, गोले का त्वरण यहाँ पर निकालना है, और दूसरा है गोले द्वारा 7 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 7 मीटर दूरी तय करने में लगा समय हम पहले निकालने के लिए हमें समय की आवश्यकता होगी। तो देखिए दूसरा जो पद हमारे पास है, तो इसके लिए टी हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम टी समय का मान हमें देखना है कि ऊपर से नीचे आने में उसे समय कितना लगता है। देखिए इसके लिए हम उपयोग करेंगे पहले गति के प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण ये बताता है v बराबर u धन at, मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग, और त्वरण और समय में संबंध ये बताता है। तो हमारे लिए ये हुआ एक समीकरण। तो समीकरण को किस प्रकार से लिख पाए, प्रारंभिक वेग विरामावस्था से यदि शुरू करती है तो v बराबर हमारे पास आता है v = at। ठीक है, अब इसी समय पर हम गति के द्वितीय समीकरण का भी उपयोग करते हैं ताकि हम देख पाए कि वो कितनी दूरी चल पाती है। तो s बराबर होता है ut धन 1/2 at वर्ग के रूप में। तो s हमें क्या बता रहा है, s हमें दूरी बता रहा है, u प्रारंभिक वेग 0, तो हमारे पास s का मान 1/2 at वर्ग के रूप में इसका मान आता है। देखिए इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम ले लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए दोनों को यदि हमें हल करना है तो दोनों की तुलना हम करेंगे तो क्या मान आएंगे, ये देखिएगा। तुलना यदि हम करते हैं तो यहाँ पर v बराबर at, अब हमें यहाँ पर भाग देना है s बराबर इधर हम करें तो 1/2 at वर्ग, a और a के मान यहाँ पर कटे। ठीक है, t और t के एक मान यहाँ पर कट गए, तो v का मान हमारे पास कितना है 7 मीटर प्रति सेकंड। दूरी जो है जो हमने s मान के रखी हुई है वो कौन सी दूरी है, अनंत तल पर दूरी है, वो भी 7 मीटर हमें दे रखा है। इस हिसाब से यदि हम यहाँ t देखें और इधर करें तो 2,
तो टी का मान हमारे पास कितना आता है, टी का मान हमारे पास आता है, 7 को हमने काटा तो इसका मान आएगा हमारे पास 2 सेकंड। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि समय वहाँ पर कितना लग रहा है। ठीक है, कि उसे ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा। अब देखिए समय तो हमने निकाल लिया, अब पहले बिंदु पर जो हमें मान निकालना था कि गोले का त्वरण नीचे आने तक कितना है, तो इसे हम पहले बिंदु पर बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा गोले का त्वरण। हम क्या उपयोग कर सकते हैं इसके लिए, कोई भी एक समीकरण, चाहे हम समीकरण 1 लें चाहे समीकरण 2 लें। तो चलिए हमने समीकरण 1 ही ले रखा है, समीकरण 1 पे ही सभी मानों को रखते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी का मान यदि हमें रखना है तो हमारे पास v बराबर होता है ए टी के रूप में। ठीक है, तो v का मान हमारे पास कितना, 7 मीटर प्रति सेकंड, और t हमारे पास, a हमें निकालना है, t हमारे पास है 2 सेकंड के रूप में। तो इसे हम हल करेंगे तो हमें a का मान कितना मिलता है, 3.5 हल करने के पश्चात मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। ये हमें बता रहा है कि उसका त्वरण कितना है नीचे आते हुए, अनतल से नीचे आते हुए उसका त्वरण है 3.5 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।